स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कानपुर में आग ने मचाए तांडव की। बता दें कि कानपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां बांस मंडी में AR टावर में देर रात 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते एक के बाद एक कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गईं। हादसे में 6 कॉम्प्लेक्स की करीब 800 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जहां आगजनी में अरबों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक हरकत में आए, जहां साथ ही सेना, एयरफोर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने इस दौरान मोर्चा संभाला। कानपुर के अलावा उन्नाव, लखनऊ और आसपास के जिलों से 50 से भी ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। जहां जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले AR टावर में दुकानों के बाहर रखे सामान में लगी थी, जहां तेज हवाओं की वजह से आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और फिर पूरा 3 मंजिला टावर आग की चपेट में आ गया। जहां देखते ही देखते आग हमराज कॉम्प्लेक्स, नफीस टावर, अर्जुन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स 1 और मसूद कॉम्प्लेक्स 2 तक भी फैल गई थी। आग की लपटें और धुआं आसमान छूने लगा। बता दें कि नफीस टावर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। आग ने बैंक को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय कारोबारी से मिली जानकारी के मुताबिक आगजनी में 800 से ज़्यादा दुकानें जली हैं और 20 अरब यानी कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दोघट कस्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसानों की फसलों का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि MFC को लेकर किसान जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। दोघट कस्बे में भारतीय किसान यूनियन नेता राजेंद्र चौधरी के आवास पर चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सत्ताधारियों पर ही कोविड उल्लंघन जैसे अनेक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हमला विपक्ष पर किया जाता है। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार विपक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा को तोड़ना चाहती है, जिससे कि इनके खिलाफ कोई आवाज ही ना उठा सके। इस दौरान किसान MSP के लिए फिर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इस तरह की चेतावनी खुद राकेश टिकैत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मीटर में को थोड़ा बिजली जाती है, फ्री बिजली तो वैसे ही जाती है। घोषणा उन्होंने करी, उन्होंने मीटर अपना घोषणा पत्र में करे ही है, वैसे नहीं। आंदोलन MSP के लिए बड़े आंदोलन देश में फेर होंगे, उसके लिए लोग तैयार हैं। जैसे हम जिस क्षेत्र में आज बागपत में हैं, यहाँ पे 10 साल में डीजल वाहन, ट्रैक्टर भी उसी में ही है, घर में रखा हुआ पंपिंग सेट भी है, जनरेटर है जिससे हम कुट्टी काटते हैं, वो भी उसी से ही है, डीजल से चलने वाला जो हमारा इंजन है। पशु कितने हैं, कितनी देर वो कुट्टी उससे कटती है, वो इमरजेंसी के लिए रखा है। बिजली से किसान कटिंग करता है या फिर कुछ लोग इंजन से काट करते हैं, तो इंजन 10 मिनट से 12 मिनट से ज्यादा दिन में कुछ चलता ही नहीं, वो 1-2 बार चलता। तो बागपत में बीजेपी के उपाध्यक्ष कांता कर्दम ने पुलिस की फटकार लगाई है। बता दें कि ये पुलिस की फटकार 3 महीने से लापता युवती के मामले को लेकर लगाई गई है। बागपत पहुंची बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने बागपत पुलिस को लताड़ लगाई है। बता दें कि 3 महीने से लापता युवती को बरामद न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बागपत पुलिस को जमकर लताड़ा। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने लव जिहाद होने की भी आशंका जताई है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को जल्द ही युवती को बरामद करने का अल्टीमेटम भी दिया है। दरअसल पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का है, जहां राशन लेने गई 15 साल की किशोरी को गांव का ही रहने वाला सलमान नाम का युवक अगवा करके ले गया था।
परिजनों ने इसकी शिकायत तो थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन 3 महीने बाद भी युवती का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कांता कर्दम से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी गांव में बुलाया और चौकी प्रभारी समेत थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। कांता कर्दम ने इस दौरान कहा कि 3 महीने से क्या पुलिस मिठाई खा रही है या फिर कोई मकान बना रही है, जो अब तक युवती की तलाश नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो भी पुलिस को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करने की बात कही है। मेरे साथ ही हुआ जी कि लड़की राशन लेने गई थी और वह गिरने फैल गई। किसने करी है? सलमान राणा है जी, कहाँ रहने वाला है? निवाड़ा का है जी। कितने साल की आपकी लड़की? 15 साल की जी, थाने में शिकायत की है? 15 साल की जी। तो आज यहाँ पर कौन पहुँचा है? यहाँ तो जी टीम आई थी, कौन था टीम में? सांसद जी। जिंदा लड़की जा रही है जी, 3रा महीना लग गया। कौन लेके गया लड़की को? नाम ले दे तो सलमान कहाँ रहने वाला है? नोएडा का। कितने साल की आपकी लड़की? 15 क्या करने गई थी आपकी लड़की? राशन लेने गई थी। मुझसे कुछ लोग मिलने के लिए गए ये लोग कल, तो मुझे जानकारी में आया ऐसे ऐसे यहाँ 3 महीने से लड़की गायब हुई है इनके यहाँ से। तो मैं यही सब खबर सुन के मैं यहाँ ही मैंने एसपी को भी मैंने कॉल किया यहाँ पर कि आपकी जानकारी में। उन्होंने कहा मैं 10 दिन पहले आऊँ, मेरे से पहले कोई नीरज थे यहाँ पर है। फिर मैंने कहा आपको जानकारी मिली है इसकी कि मैं अभी सब जानकारी कर रहा हूँ, मैं इसको एक टीम बुला के मैं ये सब जानकारी कर रहा हूँ। तो मेरी इनसे भी बात हुई, मैंने फिर ये बनाया कि मैं यहाँ पहुँचूँ। मैं पहुँची और मैंने इन लोगों से बातचीत करी है। नाबालिग लड़की है, 15 साल की लड़की है, 3 महीने हो गए राशन लेने के लिए वो लड़की को उसे किडनैप कर लिया गया है। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां विधायक की तरफ से 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बता दें कि ये बस प्रयागराज से वाराणसी जाएंगे। देवरिया में परिवहन निगम के बस स्टैंड से प्रयागराज और वाराणसी के लिए सीधी बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। बता दें कि बस स्टैंड परिसर में सदर विधायक सुलभ मणि त्रिपाठी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद झंडी हरी दिखाकर वाराणसी को प्रयागराज के लिए बस को रवाना किया। इस दौरान सदर विधायक सुलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि वाराणसी और प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने के लिए पहले से ही मांग होती रही है, जिसे मेरी आग्रह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंजूरी दी। तो वहीं प्रयागराज और वाराणसी के लिए सीधी बस सेवा का शुभारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह सेवा शुरू होने के लिए जिले के निवासियों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी और जिले के प्रदेशवासियों को इससे फायदा पहुंचेगा। देखिए, लगातार मेरा प्रयास है कि कोई भी बड़ा शहर देवरिया से कनेक्टिविटी के मामले में कमजोर न रहे। वहां पर आने जाने का साधन हो, वहां से लोग आना चाहे या देवरिया से वहां जाना चाहे तो उसकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो। इसी दिशा में पिछले दिनों लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी, जो एक्सप्रेस सेवा थी, अयोध्या होते हुए ले जाती थी। बहुत से लोग अयोध्या जाना चाहते थे देवरिया के। और प्रयागराज और काशी को लेकर ये बहुत समय से बात उठ रही थी कि प्रयागराज और काशी के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है, लोगों को असुविधा होती है, वहां दर्शन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत से छात्र जाते हैं। आज 2 बसें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सबने अनुरोध किया था, 2 बसें मिली हैं जो हम लोगों ने जनता को समर्पित की है। आज बहुत शुभ दिन है, रामनवमी भी है, नवरात्र का समापन भी है। इस शुभ दिन में देवरिया की जनता को ये 2 बसें हम सबने समर्पित की। तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां कोतवाली परिसर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में महिला ने कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमी से शादी की अर्जी लेकर पहुंची एक विवाहिता युवती ने सीओ सिटी के सामने जमकर बवाल मचाते हुए कोतवाली में कोहराम मचाया। इस महिला ने चिल्ला कर अपनी बात कहते हुए वहां रखी कुर्सियां पटकते हुए मोबाइल तक तोड़ डाले। आपको बता दें कि प्रेमी से विवाह की जिद पर अड़ी इस महिला को काबू करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को जमकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना से कोतवाली में अफरा तफरी मच गई, जहां युवती की डिमांड थी कि वह अपने पति के साथ अपने प्रेमी को भी घर पर रख से। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बीच परिजन इस मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों ने युवती
से को संभाला। इस दौरान युवती ने परिजनों से फिर लड़ाई की। दरअसल बसेला गांव निवासी युवक की शादी पिछले साल 22 फरवरी को झांसी जिले के चिरगांव में एक युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही युवती अपने प्रेमी से फोन पर बात करने लगी थी। इसका प्रेमी उरई जालौन में रहता है और वह पिछड़ी जाति का है। जहां परिजनों ने बताया कि शादी के बाद भी फोन पर दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए राठ कस्बा पहुंची थी और अब इसने वरमाला लेकर कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां रामनवमी के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। फिरोजाबाद जिले के थाना नसीरपुर क्षेत्र में गांव फतेहपुर करखा में मुस्लिम परिवार ने 16 साल बाद एक संकल्प पूरा किया है। दरअसल ये संकल्प साल 2006 में युवक के हुए अपहरण के मामले में मुस्लिम परिवार ने मानी मनौती पूरी की और दुर्गा नवमी को लेकिन देवी मंदिर में हवन पूजा कर देवी मंदिर में घंटा भी चढ़ाया है। बता दें कि फतेहपुर करखा में रसीक मोहम्मद उसके बेटे नूर मोहम्मद का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। अपहरण से छूटकर आने पर उसकी मां ने मनौती मांगी। अब रामनवमी पर मुस्लिम परिवार ने गांव के पटवारी मंदिर में हवन यज्ञ कराने के बाद घंटा चढ़ाया, जहां मुस्लिम परिवार की तरफ से पूजा अर्चना की गई है और इस क्षेत्र में इसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ हमारे द्वार के अच्छा 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 बड़े लड़का की अच्छा अच्छा रफीक के द्वारा। मोहम्मद रफीक अच्छा अच्छा और अफसाना जी और समा जी अनीसा। अच्छा, तो इसके पीछे कोई मन्नत मांगी थी आपके द्वारा? हाँ हाँ मन्नत ही मानी थी, ऐसी मानी थी हाँ तो जब की पकड़ हो गई थी हाँ तो हमारी सास सोचा कह गई थी कि हमारा लड़ा आ जाए तो हम घंटरिया चढ़ाएंगे। अच्छा 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 और तब तक कुल साल हो गई लड़ा हाँ तो कोई हिसाब ही नहीं बन पाओ। तो अब बनेगा हाँ। तो परमेश्वरी की दास। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक ने दवाई ना मिलने का आरोप लगाया है। गोंडा के अस्पताल में दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना में युवक ने अस्पताल में दवाई ना होने का आरोप लगाया। दरअसल संजय कुमार अपने 11 साल के बेटे कोषाग्रह का इलाज कराने अस्पताल आया था। इस दौरान संजय कुमार ने डॉक्टर पर दवा बाहर से खरीदने का आरोप लगाया। संजय कुमार ने बताया कि उसने 1 रुपये की पर्ची ली और डॉक्टर संजय अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए, जहां डॉक्टर ने बीमारी ठीक करने के लिए उनका पर्चा तो बना दिया, लेकिन जब वे काउंटर पर दवाई लेने गए तो उनसे दवाई ना होने की बात कही गई। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि वह बाहर मेडिकल से अपनी सारी दवाई ले ली। अस्पताल से दवाई नहीं मिली तो उन्हें बच्चे को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दवाई ना होने का आरोप लगाया है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां फफामाऊ पुल पर 2 ट्रकों की टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रयागराज से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई, जहां 3 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सुबह करीब 5 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक ट्रक पुल के नीचे जा गिरा और दूसरा ट्रक पुल की रेलिंग पर फंस गया। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना का यह मामला फफामाऊ के गंगा ब्रिज का है, जहां फफामाऊ से पार्सल लेकर आ रही मिनी ट्रक की गिट्टी से लदे ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक पुल के नीचे जा गिरा और ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा ट्रक पुल की रेलिंग में फंस गया, जहां बाइक सवार एक युवक भी एक एक्सीडेंट की चपेट में आ गया, जिसके साथ बाइक समेत पुल के नीचे बाइक जा गिरी और इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां बुजुर्ग दंपति पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद घायल बुजुर्ग दंपति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गाजियाबाद के पौष इलाके इंद्रपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग दंपति पर चाकू से हमला हुआ है। बता दें कि इस हमले का आरोपी उनके
ही बराबर में रह रहे पति पत्नी पर लगा है। चाकू मारने के बाद आरोपी पति पत्नी दोनों फरार हो गए हैं, जहां पड़ोसियों ने बुजुर्ग दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी लूट का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान बुजुर्ग दंपति को चाकू से गोद दिया गया। बता दें कि ये घटना इंदिरापुरम के अभय खंड के मकान नंबर 36 की बताई जा रही है। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग दंपति रविकांत शर्मा और गीता शर्मा को पति पत्नी ने चाकुओं से गोद दिया, तो वहीं आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग दंपति के मकान में काम किया था, जहां बकाये को लेकर उनका दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। जानकारी के मुताबिक चाकू के हमले से गीता शर्मा खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई थी, तो वहीं रविकांत शर्मा जैसे तैसे अपने पड़ोसी को फोन करके इस पूरी घटना की जानकारी को उन्होंने बताया, जिसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और बाहर से मकान को लॉक कर दिया था, जिसके बाद लॉक तोड़कर पड़ोसी अंदर घुसे और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बुजुर्ग दंपति का उपचार किया जा रहा है। थाना इंदिरापुरम के अंतर्गत अभय खंड चौकी में यह सूचना प्राप्त होती है कि एक गेटेड कॉलोनी के अंदर एक पति पत्नी जिनके नाम क्रमशः रविकांत शर्मा और गीता शर्मा है, इनको चाकू मार के घायल कर दिया गया है। मौके पर तत्काल इंदिरापुरम पुलिस पहुंचती है, तो जिसमें जांच पड़ताल में पूरी घटना इस प्रकार है कि ये रविकांत शर्मा के घर पर दो व्यक्ति जो कि पति पत्नी बताए जा रहे हैं, लेबर के रूप में पूर्व में भी काम कर चुके हैं और इनका एक परिचित ठेकेदार है जो कि इनको काम पे लगवाया हुआ था। पूर्व में भी इनके द्वारा काम किया गया था और आज काम को लेके और अपनी पत्नी को मेड लगवाने के नाम पे लेकर यह व्यक्ति घर में आया और पूर्व के काम के कुछ भुगतान को लेकर इन लोगों में कहासुनी शुरू हुई, जिसके उपरांत इन पति पत्नी ने इन दोनों व्यक्तियों को जो कि पति पत्नी है इनको चाकू मार। तो बुलेटिन के आखिरी में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर आत्महत्या की कोशिश की गई है। उन्नाव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा रही महिला को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जब रोकने पहुंची तो इसके में महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद ड्रामा करते हुए उन्होंने अधिकारियों के सामने घर के बाहरी हिस्से में बांस की झोपड़ी में आग लगाते हुए खुद पर डीजल डाला और आत्महत्या की धमकी देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इतना नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में महिला के ने आग लगाने से मौके पर हड़कंप मच गया, जहां महिला के कदम से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कर्मियों को अधिकारियों ने महिला को सुरक्षित बचाया, तो वहीं देर रात तक एडीएम और एसडीएम हसनगंज पड़ताल के मामले को लेकर जांच में जुटे रहे। जांच में महिला के निर्माण को अवैध पाया गया है। दरअसल अगजीन कोतवाली क्षेत्र के इटकुटी ग्राम पंचायत के मजरे तिलियानी गांव के रहने वाले अजय प्रजापति सड़क किनारे ही ग्राम समाज की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर 40 सालों से परिवार के साथ रह रहे हैं। अजय को पीएम आवास योजना के तहत सरकारी आवास मिला है, जिसका निर्माण वह पूरे कब्जे वाली भूमि पर करा रहे थे। अवैध कब्जे की शिकायत तहसील में की गई, जिसके बाद लेखपाल और नायब तहसीलदार मनोज अवस्थी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान अजय और उनकी पत्नी रानी ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसको लेकर इसका विरोध किया, तो वहीं आत्मदाह का प्रयास करने वाली रानी ने बताया कि उसने खुद आग लगाई है। उन्होंने बताया कि अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ से कब्जा हटाया जाए, जबकि उसने बताया कि उनकी एक दुकान है, दुकान में 2 लाख का कर्ज है और उनके पास 2 बेटियां हैं। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए हम मरना चाहते थे और हमने खुद को आग के हवाले किया था। यहाँ पे तिलियानी गांव है, यहाँ पर जो है ये अजय हैं, इनको आवास मिला है, उसको इन्होंने बनाया था, तो उसमें कुछ शिकायत की गई कि नहीं ये गांव सभा की ज़मीन में बना हुआ है। तो गांव सभा की ज़मीन में था, तो इसमें तहसील प्रशासन से नायब तहसीलदार और कानून लेखपाल आए थे, उनको समझा रहे थे, अपना हटा रहे थे। तो इनकी पत्नी भावा बेच में आ गई, रानी नाम है वो, उसने जो है ये दुकान के बगल में जो पॉलीथीन इन्होंने दरवाजे में बांध रखी थी उसी में आग लगा दी, उसको बुझा दिया गया था और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी और इनको समझा बुझा के, और ग्राम प्रधान वगैरह भी यहाँ और लोग भी थे, यही घटना थी। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि नहीं इसको जेसीबी या किसी मशीन से इसको ढहाया जा रहा था, ऐसा नहीं। तहसील टीम आई थी, लेखपाल आए थे, तहसीलदार आए थे, तहसीलदार नहीं है। तो मेरा घर कह रहे थे 3 महीने हटाओ, दीवार तोड़ो, इसीलिए मेरी पत्नी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। तो क्यों हटवा रहे थे वो? कह रहे हैं हटाओ यहाँ से, यहाँ पे नहीं बनेगा। ये जो पीछे आप बनवा रहे हैं वो क्या बन रहा है? ये आवास है।
सरकारी आवास मिला है आपको? सरकारी आवास इसी जमीन पर आवंटित? हाँ, इसी जमीन पर आवंटित। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कौन सा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास? मुख्यमंत्री आवास। अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।